जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए पेपर 2 का सामान्य अध्ययन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो कि होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, इसे शुरू से अंत तक देखें तथा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 का फॉर्म ऑनलाइन करने की तिथि 15 जून 2023, जी हाँ, 15 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 तक है, जिसमें सामान्य ओबीसी तथा अन्य राज्य के कैंडिडेट के लिए 750 रुपया तथा एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड तथा बिहार की महिला कैंडिडेट के लिए 200 रुपया ऑनलाइन चार्ज लगेगा। जी हाँ, तो दोस्तों, इसी का ख्याल रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए पेपर 2, जी हाँ, पेपर 2 का सामान्य अध्ययन लेकर आया हूँ जो कि 51 से लेकर के 120 तक का प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप शुरू से अंत तक देखें, इससे आप लोगों को होने वाले बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में काफ़ी सहायता मिलेगी। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। जी हाँ, जब अंडे को सिरके के विलयन में अगर 20 से 24 घंटा तक रखा जाएगा तो क्या होगा। दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, अंडे का आवरण घुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा कि अम्ल में जब अंडा जब डाला जाएगा तो वो अम्ल में प्रतिक्रिया करके वो अंडा का जो आवरण होगा वो पूरी तरह से घुल जाएगा। एक बात और आप लोगों को जानना चाहिए कि अंडे को चांदी के चम्मच से खाना वर्जित है। जी हाँ, चांदी के चम्मच से अंडे को नहीं खाया जाता है। नेक्स्ट है 52 नंबर का प्रश्न। दोस्तों, इसमें 51 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों का संग्रह है, ये टोटल सामान्य अध्ययन का है और 1 से लेकर के 50 तक के मैथ और रीजनिंग का प्रश्न था जो कि उसे नए वीडियो में उसको अपलोड करेंगे। तो आइए ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है कि डेंगू के समय रक्तस्राव की संख्या में कमी के कारण होता है। जी हाँ, तो डेंगू के समय रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्लेटलेट्स के कारण। जी हाँ, प्लेटलेट्स जब डेंगू जब होता है तो मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है जिसके कारण जो है वो रक्तस्राव होने लगता है। नेक्स्ट है 53 नंबर का प्रश्न कि पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में खाली स्थान एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो किसका उच्च प्रतिशत होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल का। जी हाँ, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। नेक्स्ट है 54 नंबर का, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है। जी हाँ, नीचे जो आहार श्रृंखला दिया गया है तो इसमें से कौन सा सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, घास, घास को खाता है चूहा और चूहा को सांप और सांप को बाज खा जाता है। तो ये जो आहार श्रृंखला दिया गया है ये सही है। नेक्स्ट है 55 नंबर का प्रश्न, ग्वाइटर यानी कि गंडमाला की बीमारी, जी हाँ, वो किसकी बीमारी है। गंडमाला जो है ग्वाइटर रोग किस में होता है, शरीर के किस भाग की बीमारी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, यह जो है थायराइड ग्रंथि की बीमारी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 56 नंबर का कि सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है। जी हाँ, सौर सेल जो है किस प्रकार कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी हाँ, सौर सेल जो है
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का प्रश्न कि वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर वो निर्मित होता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का कि जठर अम्ल खाली स्थान द्वारा पेट में स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा। जी हाँ, पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा जठर अम्ल जो है, जठर अम्ल पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा पेट में स्रावित होता है। नेक्स्ट है 59 नंबर का कि विटामिन ए की कमी का परिणाम क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है रतौंधी रोग, लेकिन यहाँ रतौंधी नहीं दिया है, आंख से संबंधित यहाँ वर्णांधता है, इसलिए इसका सही आंसर वर्णांधता होगा। जी हाँ, नेक्स्ट है 60 नंबर का 60 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसको भूपर्पट्टी कहा जाता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? जी हाँ, तो भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व रहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन भूपर्पट्टी जिस पर हम लोग निवास करते हैं वो भूपर्पट्टी कहलाता है, और उसमें जो है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, दही जमाने के लिए कौन जीवाणु उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। जी हाँ, तो लैक्टोबैसिलस जो है दही जमाने में सहायता करता है और उसी से दही जमता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का प्रश्न कि 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? जी हाँ, 1 पाउंड जो है शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 मिलियन। जी हाँ, 2 मिलियन फूलों से, यानी 2 मिलियन यानी कि 20 लाख। जी हाँ, 2 मिलियन यानी 20 लाख फूलों से मधुमक्खी को मधु को एकत्रित करना पड़ता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि शैवाल मानव जाति के लिए, जी हाँ, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि, शैवाल जो है मानव जाति के लिए उपयोगी क्यों है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। यह शैवाल जो है ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए यह जो है मानव जाति के लिए काफी उपयोगी है। नेक्स्ट है 64 नंबर का प्रश्न कि पर्यावरण की रक्षा के लिए ये 3 आर क्या है? जी हाँ, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। जी हाँ, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, इसी को 3 आर कहा जाता है। नेक्स्ट है 65 नंबर का, प्रतिक्रिया PbO प्लस सी से Pb प्लस CO बनता है, इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ सी जो है एक अपकारक के रूप में है। जी हाँ, सी जो है एक अपकारक के रूप में है। नेक्स्ट है 66 नंबर का, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग खाली स्थान ग्रहण करते हैं। जी हाँ, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश का लगभग कितना ऊर्जा को ग्रहण करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1%। जी हाँ, सूर्य के कुल ऊर्जा का मात्र 1% जो है हरे पेड़ पौधा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है 67 नंबर का प्रश्न कि निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बट्टी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं। निर्जन वन में एक बिच्छू बट्टी नामक पौधा होता है, वो अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, वो अपना रोए का उपयोग करता है। और बिच्छू बट्टी एक ऐसा पौधा होता है जिसको मात्र छू देने से ही त्वचा में झंझनाहट होने लगता है और हल्की जलन होने लगता है। यह जो है दर्द के लिए काफ़ी अच्छा दवा है और इससे एंटीऑक्सीडेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट है 68 नंबर का
कि हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना खाली स्थान से कर सकते हैं। विद्युत धारा की तुलना हम किससे कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है इंटरसिटी रेल यात्रा से, नदी में जल धाराओं से, एक शहर में बस यात्रा से, सड़क पर चल रहे लोगों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नदी में जल धाराओं से। जी हाँ, जिस प्रकार से नदी में जल धारा बहता है उसी प्रकार से विद्युत चालक भी जो है, विद्युत चालक में विद्युत धारा बहता है। तो विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। नेक्स्ट है 69 नंबर का, टेरलिन एक प्रकार का है। तो टेरलिन एक प्रकार का क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलीएस्टर है। जी हाँ, टेरिलीन जो है एक पॉलीएस्टर है। नेक्स्ट है 70 नंबर का प्रश्न। दोस्तों ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ देखते हैं दोस्तों 70 नंबर का प्रश्न कि जॉर्ज जोहान मेंडल ने खाली स्थान के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो वंशानुक्रम का प्रतिपादन जो है जॉर्ज जोहान मेंडल किसके अध्ययन से किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मटर के पौधे से। नेक्स्ट है 71 नंबर का, पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है? जी हाँ, पुरुष के शीशन का जो शिखर का भाग होता है वो क्या कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्लांस। जी हाँ, वह ग्लांस कहलाता है। नेक्स्ट है 72 नंबर का प्रश्न कि लाल शैवाल आमतौर पर खाली स्थान में पाए जाते हैं। लाल शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, जल निकायों में। जी हाँ, वह जो लाल शैवाल जो है वो जल में पाया जाता है। नेक्स्ट है 73 नंबर का प्रश्न कि स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। जो स्वाद में खट्टा होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति जो है अम्लीय होती है। जी हाँ, वह अम्लीय होती है। दोस्तों अम्ल या क्षार को हम कहते हैं कि अगर किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है, अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम है, जब 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है। जी हाँ, 7 से कम अगर है तो अम्लीय होता है और उसका स्वाद, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जी हाँ, नीला लिटमस पत्र जो होता है उसको अम्ल उस पर डालने पर वह लाल हो जाता है। और अगर 7 अगर पीएच मान है, किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 होता है तो वह उदासीन होता है, और 7 से अगर अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट है 74 नंबर का प्रश्न कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक क्या है? जी हाँ, किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वहां पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। जी हाँ, पाई जाने वाली जो प्रजाति होता है उसी के संख्या के आधार पर बता सकते हैं कि जैव विविधता कैसा है। नेक्स्ट है 75 नंबर का। दोस्तों ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक देखें। नेक्स्ट है 75 नंबर का कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा की मापने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, वह एमीटर कहलाता है। एमीटर के द्वारा ही विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट है 76 नंबर का, मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र का अगर जोड़ा पूछा जाए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि अगर कायिक गुणसूत्र के अगर जोड़ा पूछा जाए कि मनुष्य में कायिक गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा बी, जी हाँ, 22 जोड़ा पाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितना होता है, वह 23 जोड़ा होता है। लेकिन अगर कायिक गुणसूत्र अगर पूछा जाए तो कायिक गुणसूत्र 22 जोड़ा होता है। जी हाँ, 22 जोड़ा गुणसूत्र। नेक्स्ट है 77 नंबर का कि पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी के निर्माण में कौन शामिल होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवित जीव एवं भौतिक कारक।
जी हाँ, यह पारिस्थितिकी निर्माण में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर का कि सभी सजीव जीवों को व्हिटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों खाली स्थान में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि व्हिटेकर ने सभी सजीवों को कितने वर्गों में विभक्त किए हैं, बांटे हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 वर्गों में। जी हाँ, व्हिटेकर जो है वो 5 वर्गों में सभी सजीवों को बांटे हैं, जिसमें से 5 वर्ग जो है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पादप और जंतु। जी हाँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पादप और जंतु, इन 5 वर्गों में व्हिटेकर जो है वो सभी सजीवों को बांटे हैं। नेक्स्ट है 79 नंबर का, गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रव तरल। जी हाँ, वह जो है द्रव तरल कहलाता है। नेक्स्ट है 80 नंबर का प्रश्न कि शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? शुक्र का जो वायुमंडल है वो किस अम्ल से बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। जी हाँ, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। नेक्स्ट है 81 नंबर का कि ध्वनि प्रदूषण खाली स्थान में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेसिबल में। जी हाँ, डेसिबल जो है वो ध्वनि को मापने का एक मात्रक है। नेक्स्ट 82 नंबर का प्रश्न है कि द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? द्रव्यमान और भार के बारे में क्या सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। यह बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है 83 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? कौन है जो पादप जगत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी, जी हाँ, फफूंद जो है वो पादप जगत से संबंधित नहीं है। इसमें पेड़, झाड़ी और झाड़ झंखाड़ ये सब पेड़ पौधा से पादप जगत से संबंधित है। पादप जगत में वैसे प्राणी आते हैं, पेड़ पौधे, फूल पत्ती ये सब सभी जो है वो पादप जगत में आते हैं, लेकिन फफूंद जो है ये पादप जगत में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है 84 नंबर का कि मैलाकाइट खाली स्थान का एक अयस्क है। मैलाकाइट किसका एक अयस्क है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा का। जी हाँ, तांबा का अयस्क मैलाकाइट है। नेक्स्ट है 85 नंबर का, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? जी हाँ, रक्त का कौन सा घटक जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीसी। जी हाँ, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स होता है, लाल रक्तकण। लाल रक्तकण का काम है ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। नेक्स्ट है 86 नंबर का प्रश्न कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है किसका उपचार करता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आंखों का उपचार किया जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, आंखों का उपचार। नेक्स्ट है 87 नंबर का, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? जी हाँ, विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खसरा। जी हाँ, खसरा जो है विषाणु से उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ जुकाम, एड्स, पोलियो, डेंगू ज्वर और गलसुआ ये सभी जो है विषाणु जनित रोग है। जुकाम, एड्स, पोलियो, डेंगू ज्वर और गलसुआ ये सभी भी विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग है। नेक्स्ट है 88 नंबर का, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? किस प्रकार झुकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर। नेक्स्ट है 89 नंबर का कि पीतल, जी हाँ, जो ब्रास है के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसको चुनिए। इसका ऑप्शन दिया गया है कि यह एक तत्व है, दूसरा है कि यह एक यौगिक है,
और तीसरा यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, और डी का ऑप्शन है कि यह कॉपर और टीन का समांगी मिश्रण है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, कि पीतल जो होता है कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है 90 नंबर का, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। जी हाँ, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन दिया गया है छिपकली, गिलहरी, छिपकली, कछुआ, चूहा और गिलहरी, सांप और गिलहरी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चूहा और गिलहरी। जी हाँ, चूहा और गिलहरी ऐसे जीव हैं जिनके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहता है, जीवन पर्यंत बढ़ते रहता है, और ये अपने दांतों को नहीं बढ़ने देने के लिए ही ये सामानों को कुतरते रहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि चूहा जो है वो कई चीज़ों को कुतर करके बर्बाद कर देता है। तो चूहा या गिलहरी जो है पेड़ पौधों को, कलियों को काटते रहता है। इसका कारण यह है कि अगर ये कुतरेगा नहीं, काटेगा नहीं, तो इसका दांत जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिससे इसको जो है कोई भी चीज़ खाने में काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए चूहा और गिलहरी जो है ये सामानों को कुतरने का काम करता है। नेक्स्ट है 91 नंबर का, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी, कौन मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। नेक्स्ट है 92 नंबर का प्रश्न, कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 मई को। जी हाँ, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 93 नंबर का प्रश्न, किसने कहा था भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? यह वाक्य जो है किसने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ही बोले थे कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं। नेक्स्ट है 94 नंबर का, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? जी हाँ, नीचे जो दिया गया है इसमें से कौन सा नृत्य जो है असम से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काठी। जी हाँ, काठी नृत्य जो है यह असम से संबंधित नहीं है, क्योंकि काठी नृत्य जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। काठी जो है एमपी का यानी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और यहाँ देखिए नट पूजा और चोंगली और बिहू ये सभी असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 95 नंबर का प्रश्न दोस्तों, 95 में है कि 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, सोवियत संघ। नेक्स्ट है 96 नंबर का, कि किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी हाँ, ऑप्शन ए, हुमायूं। हुमायूं के शासन काल में भारतीय मुगल चित्र का उद्गम हुआ था। नेक्स्ट है 97 नंबर का, कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों अनुवाद का श्रेय जाता है? जी हाँ, 52 उपनिषदों का अनुवाद करने का श्रेय किसको जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, दारा को। जी हाँ, दारा नामक पुत्र था, उन्होंने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। जी हाँ, दारा। नेक्स्ट है 98 नंबर का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासन काल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी सूरत में। जी हाँ, सूरत में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में अपना पहला कारखाना खोला था सूरत में, और यह 1608 ईस्वी में खोला था। जी हाँ, 1608 ईस्वी में उन्होंने सूरत में पहला कंपनी खोला था। नेक्स्ट है 99 नंबर का प्रश्न कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है। जी हाँ, लोकसभा के लिए कितना कोरम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का 10वां भाग। नेक्स्ट है 100 नंबर का कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है। जी हाँ, 100 नंबर का प्रश्न कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को उसमें निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। उसमें अंग्रेजी को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 101 नंबर का कि निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। जी हाँ, किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 1965 में, 1965 में ही कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 102 नंबर का, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसी को काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 103 नंबर का, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है। जी हाँ, फ्लोर क्रॉसिंग से आप क्या समझते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद या विधान मंडल में एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित हो जाना, इसी को फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है 104 नंबर का प्रश्न, 104 नंबर का प्रश्न कि मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। जी हाँ, मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, तमिलनाडु और केरल से। जी हाँ, तमिलनाडु और केरल से संबंधित है पेरियार बांध का विवाद। नेक्स्ट है 105 नंबर का कि निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स को। जी हाँ, कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है 106 नंबर का, दोस्तों इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न का संग्रह ये है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए यहाँ देखते हैं 106 नंबर का प्रश्न। यहाँ खाली स्थान दिया गया है, खाली स्थान को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको परिभाषित किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, भूस्खलन। भूस्खलन मतलब होता है पृथ्वी का खिसकना। पृथ्वी भूस्खलन को ही सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 107 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रजनी कोठारी ने। जी हाँ, रजनी कोठारी ने। नेक्स्ट है 108 नंबर का प्रश्न, बिहार के राज्य गीत के रचयिता कौन है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि बिहार के राज्य गीत, स्टेट सॉन्ग के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, सत्यनारायण। जी हाँ, सत्यनारायण ही जो है वो बिहार के राज्य गीत को लिखे हैं, और बिहार के राज्य गीत जो है उसका नाम है मेरे भारत के कंठहार।
जी हाँ, मेरे भारत के कंठहार, यह जो है बिहार का राज्य गीत है और इसे सत्यनारायण जी ने इसे लिखा है। नेक्स्ट है 109 नंबर का कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? जी हाँ, 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह सबसे कम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दमन एवं दीव का। नेक्स्ट है 110 नंबर का प्रश्न कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या है जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, काउंट डी लाली। जी हाँ, काउंट डी लाली जो फ्रांसीसी सेनापति था वह वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। नेक्स्ट है 111 नंबर का प्रश्न कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकॉफ को। जी हाँ, चार्ल्स मेटकॉफ ही जो थे उन्होंने भारतीय समाचार पत्रों पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया था। नेक्स्ट है 112 नंबर का प्रश्न कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? जी हाँ, 30 मई 1919 को किसने जो है भारत सरकार को अपना अलंकरण लौटा दिए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपने अलंकरण को जालियांवाला बाग हत्याकांड के शोक में उन्होंने अपने जो उनको जो सम्मान मिला था उसको उन्होंने वापस कर दिए थे। नेक्स्ट है 113 नंबर का कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरांचल में। जी हाँ, उत्तरांचल में ही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य है। नेक्स्ट है 114 नंबर का प्रश्न, भारत में सूचना का अधिकार क्या है? ऑप्शन दिया गया है, ए में मूल अधिकार, बी है विधिक अधिकार, सी है मूल अधिकार विधिक अधिकार दोनों है, और डी लिखा है न तो मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, यह विधिक अधिकार है, यह मूल अधिकार नहीं है। यह जो सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है 115 नंबर का कि लोकहित मुकदमा किससे संबंधित किया जा सकता है? किससे संबंध किया जा सकता है? तो लोकहित मुकदमा जो है इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक सक्रियता वाद। जी हाँ, न्यायिक सक्रियता वाद संबंधित यह मुकदमा है। नेक्स्ट 116 नंबर का है कि आर्थिक नियोजन संबंधित है। आर्थिक नियोजन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जी हाँ, आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है 117 नंबर का प्रश्न कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम ही सबसे पहले वेलेजली के द्वारा सहायक संधि जो प्रतिपादित किया गया था वेलेजली के द्वारा, उसका सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के द्वारा स्वीकार किया गया था 1798 ईस्वी में। जी हाँ, 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ही जो है सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट 118 नंबर का, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन, जी हाँ, उन्मूलन माने उसका सफाया किसके नेतृत्व में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट है 119 नंबर का, यह 119 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? जी हाँ, भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले वह प्रथम नेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, एन एम लोखंडे।
जी हाँ, NM लोखंडे ही वह प्रथम नेता थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। नेक्स्ट है 120 नंबर का, और यह अंतिम प्रश्न है आज का। 120 नंबर का, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। जी हाँ, ऑप्शन लिखा है कि इंग्लैंड के रक्तहीन क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और डी है जर्मनी के एकीकरण के दौरान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही जो है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था को स्थापित किया गया था। दोस्तों, ये था सामान्य अध्ययन का 120 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम कभी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।